A wonderful morning to all my viewers. नमस्कार, सुप्रभात, आभार और अभिनंदन। मैं स्मिता गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने बेहद ही खास और पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान में। दोस्तों, कहते हैं जीवन विचारों से चलता है। सकारात्मक विचार, अच्छे विचार हमारे जीवन को खुशहाल बना देते हैं। वहीं दूसरी ओर बुरे विचार हमारे जीवन में कष्ट को न्योता देते हैं, जीवन को कष्टमय बना देते हैं। शुभ विचार हमारे मन को शांत रखता है, स्थिर रखता है तथा हमारे जीवन की सत्यता को बताता है। जी हाँ, सत्य विचार, शुभ विचार और अच्छे विचार की अगर बात करें तो यह हमें हमारी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक भी करता है। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दिन की शुरुआत, अपने सुबह की शुरुआत एक अच्छे विचार के साथ करें, क्योंकि एक अच्छा विचार ही होता है जो कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन की सच्चाई से रूबरू करवाता है, जिम्मेदारियों से रूबरू करवाता है। इसलिए हमारा बिहार बिहान लेकर आता है अपना पहला सेगमेंट, आज का सुविचार। तो देखते हैं क्या खास है आज के सुविचार में। महात्मा गांधी ने कहा था, एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो बेहद ही खास मेहमान उपस्थित हैं वो है रंगमंच कर्मी आज़ाद शक्ति जी। तो आइए स्वागत करते हैं अपने खास मेहमान आज़ाद शक्ति जी का। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते, सभी को सुप्रभात। सुप्रभात। रंगमंच कर्मी एक ऐसा शब्द जो उन सारी स्थिति और परिस्थितियों को जीवंत रूप देता है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, समाज में जो भी चलन होता है जी, उसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, कुरीति भी है और फायदा भी है, लाभ भी है, शिक्षा भी है। तो जैसे अपना चेहरा हम अपने से नहीं देख सकते, तो रंगमंच कर्मी रंगमंच पर समाज के लिए वो दर्पण का काम करता है। जैसे हम अपने चेहरे को देखने के लिए दर्पण पर जाते हैं, तो ये दर्पण का काम करता है। और अगर हम किसी को ऐसे बात करें या बताएं ये कुरीति है, ये गलत काम मत करो, तो वो समझता है कि यह हमको समझा रहा है, समझा रहा है। लेकिन उसी चीज़ को अगर हम मंचन करके देते हैं तो बहुत आसानी से दर्शकों के दिल में वो बैठ जाता है और फिर उसमें सुधार भी आने लगते हैं। बिल्कुल। तो आज़ाद शक्ति जी, आप रंगमंच से जुड़े हैं, कितने वर्षों से आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? और साथ ही साथ मेरा एक और प्रश्न है कि आपके परिवार में आपके माता पिता या आपके बड़े भाई बहन वो सब भी थे, उनका भी इतिहास रहा है जो कि रंगमंच से जुड़े हैं, या आपके लिए बिल्कुल एक अलग एक्सपीरियंस था, आप खुद नए थे इस क्षेत्र में? रंगमंच से हम 1973 से जुड़े हुए हैं। लगभग ये साल आसपास 50 वर्षों का, बिल्कुल, बहुत लंबा यात्रा। हाँ, मेरी ये यात्रा हुई। और रंगमंच के में आने के लिए भी एक कारण हो गया जो मेरे लिए चैलेंजिंग हो गया। हुआ क्या कि हमारे मकान के बगल में आउट हाउस में यहाँ के वरिष्ठ रंगकर्मी, जिसको रंगकर्म का भीष्म पितामह भी कहा जाता है, महावीर प्रसाद आज़ाद, वो रिहर्सल किया करते थे। कोणार्क प्ले की तैयारी कर रहे थे और रिहर्सल होता था, तो हम उसको, बच्चे थे, बहुत छोटे थे, 6-7 साल की उम्र में थे, तो देखते थे। अक्सर वहाँ रिहर्सल, वो खाली जगह था, आउट हाउस था रिहर्सल का, तो यहाँ अभी बहुत कमी है। लेकिन मेरे पास पिताजी ने ऐसा किया था कि एक आउट हाउस बनवा दिया था, तो खाली ही रहता था। तो रंगकर्मी लोग वहाँ आके शाम के शाम रिहर्सल किया करते थे और हम देखते थे। बात आई गई हो गई। एक बार क्या हुआ कि हमारे दूर के रिलेशन में बड़े भाई रांची से पटना आए ड्रामा करने के लिए, और उस समय क्लास 6 या 7th में हम पढ़ते होंगे। बच्चे का दिल जी
हमारे भैया आए हैं रांची से आए हैं, पटना में नाटक करने के लिए आए हैं अपनी पूरी टीम के उत्सुकता साथ। थी अंदर। हाँ, उत्साह। पहली बार हमने अपने स्कूल से बंक किया, मगर इतना हम उत्साहित थे कि हमारे भैया आए हैं। हमने जो वो टिफ़िन पीरियड होता है, टिफ़िन पीरियड तक क्लास किया और उसके बाद और वो मंचन हो रहा था इसी के बगल में भारतीय नृत्य कला मंदिर में। हम पैदल मीठापुर से चल करके यहाँ तक आए। हाथ में स्कूल का बैग था, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो बस्ता हुआ करता था कपड़े का, वो लटकाए हुए यहाँ आए। अंदर जाने लगे भारतीय नृत्य कला मंदिर में तो गार्ड रोक दिया, अरे कहाँ जा रहे हो? देखा कि स्कूल का बच्चा है कहाँ। हम लेके हमारे भैया आए हुए हैं, बड़े बहुत गर्व से हमने बोला वो रांची से आए हैं नाटक करने के लिए, हम उनके छोटे भाई हैं। तो शाम को होगा नाटक, शाम को आना। हम बोले नहीं भैया को आप बोलिए ना कि उनका छोटा भाई आया हुआ है। गार्ड चला गया। 15-20 मिनट तक हम वहीं खड़े रहे, इंतज़ार करते रहे। दूसरा गार्ड आ गया था उसकी ड्यूटी पर। 15-20 मिनटों के बाद वो आया तो हम लोग की बात हुई, आपने कहा? तो बोला कि नहीं, उन्होंने बोला है कि मेरा कोई भाई ही नहीं है। अब ये मेरे सेंटिमेंट को हर्ट कर गया। हमारे आंख से आंसू आ गए और उसके दरवाज़ा, जो ग्रिल का दरवाज़ा है लोहे का, वो पकड़ के हम रोना शुरू किए। भैया हमको ये बोल दिए, जबकि वो दूर के रिलेशन में भाई थे, लेकिन हम अपना सबको संस्कार मिला था परिवार से। तो लेकिन उसी समय हमने प्रण किया एक समय आएगा इनको हम मजबूर करेंगे कि ये हमारा नाटक का पास मांगे। क्या बात है। और उसी के बाद ये मेरा टर्निंग पॉइंट था। हमारे वैसे घर में हमारे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी, रंगमंच से कोई जुड़ा हुआ नहीं था, केवल रंगमंच का रिहर्सल होता था। हमने आना जाना शुरू किया। प्लेग्राउंड में हम नहीं गए हैं, क्रिकेट हमने नहीं खेला, फुटबॉल नहीं खेला, कबड्डी नहीं खेला, लेकिन स्कूल से आते थे, पता लगाते रहते थे कि कहाँ हो रहा है रिहर्सल, और हम वहाँ जाके बैठ के चुपचाप देखते रहते थे, बहुत माइन्यूटली देखते थे। कहीं ना कहीं बचपन से आपकी रुचि रही इन सारी चीज़ों में। और धीरे धीरे होते होते क्या हुआ कि उस समय रंगमंच पे बहुत अपने से मेहनत करना पड़ता था। कोई बोला बाबूजी आज चाय ला दो, जाके ऑर्डर लाए, दे करके चाय ला के दिए जी। कोई कहा पानी दे दो, कभी कभी झाड़ू भी बहारना पड़ता है। इस तरह से हमारी शुरुआत हुई। बिल्कुल। आपने 50 सालों की जो आपकी यात्रा रही है शक्ति जी, वो एक वक्त था जो रेडियो का वक्त था, विविध भारती का वक्त था। लोग सुनकर ही वो हर कुछ महसूस करते थे, उनका सुख उनका दुख हर कुछ। और आज का जो वक्त है, जो इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध है, एक क्लिक में हमारे मोबाइल में हम कुछ भी देख सकते हैं। कैसा क्रमिक विकास रहा है उस दौर से अब तक का रंगमंच का? देखिए, विज्ञान तो हमें बहुत समृद्ध बनाया जी। आपने बोला कि एक स्विच ऑन करने पर पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में आ जाती है, लेकिन हमारे हिसाब से जो रंगमंच पहले था, हमसे भी पहले, जी जी, हम तो बीच के हैं और अब नया जनरेशन है, 3 स्टेप को हमने अपनी आंखों से देखा। बिल्कुल। तो उस समय जो जितना रिच था वो अपना अब समृद्ध नहीं है। सारी सुविधा होने के बाद भी डिवोटी आर्टिस्ट कलाकार बहुत कम होते जा रहे हैं, और इसके पीछे कारण है वही अर्थ। बिल्कुल। रंगमंच में एक समय था कि रंगमंच हम लोग कालिदास रंगालय में, रविंद्र भवन में, IMA हॉल तक, जो कि रंगमंच के लायक नहीं है, वो केवल सेमिनार के लिए, वहाँ भी हम लोगों ने किया। और अपने पॉकेट का पैसा लगा करके हमारे डायरेक्टर पंखा के लिए, हमको याद है पंखा के लिए वो पैसा इकट्ठा करते थे बजट में काट के, और जब कुछ पैसा हो जाता था तो रंगमंच में इतना डिवोशन था। पश्चिमी देशों में इसे थिएटर या ओपेरा भी कहते हैं।
जिन संदेशों को हम शब्दों के माध्यम से जनमान तक नहीं पहुंचा सकते सरलता से, उन्हें हम दृश्यों के माध्यम से बहुत ही सरलतापूर्वक उन तक पहुंचा पाते हैं। यही दृश्य काव्य की प्रमुख विशेषता भी है। हेल्थ सेगमेंट में जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे कि कैसा क्रमिक विकास रहा है रंगमंच का। रंगमंच के इतिहास के बारे में अगर बात करें, क्योंकि बिहार का रंगमंच कहीं ना कहीं पूरे देश में ख्याति प्राप्त है, क्या कहना चाहेंगे बिहार के रंगमंच के बारे में? बिहार के रंगमंच में वैसे हम यहाँ शुरू करते हैं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। बिल्कुल। उसके भी पहले जिस समय शब्दों का इजाद नहीं हुआ था, संबंध का इजाद नहीं हुआ था, उस समय भी लोग अपने कबीले में रहते थे। शब्द नहीं था, क्या खाना है ये नहीं जानते थे, जानवरों का शिकार करते थे और खाते थे। लेकिन इतना उनमें सेंस हुआ करता था कि जो जानवर घास पात खाता है वो हिंसक है, बिल्कुल, और जो जानवर मांस खाता है वो हिंसक है। तो इसीलिए अहिंसक, जैसे खरगोश हुआ, हिरण हुआ, इन सबों का वो शिकार करते थे जी। और दिन भर जो शिकार करते थे, आपने थोड़ी देर पहले बोला कि दिन भर की थकावट बिल्कुल को दूर करने के लिए, तो दिन भर जो शिकार करते थे कबीला के रूप में, वो शाम रात में जब इकट्ठे होते थे तो आ करके अपने एक्शन से वो एक दूसरे को शेयर करते थे। वो प्रचलन आज भी है। गांव में देखिएगा, बड़ वृक्ष के पास एक वो चबूतरा बना रहता है, वहाँ गांव के लोग इकट्ठे होते हैं और दिन भर के अपने कामों को साझा करते हैं। वो भी एक रूप है बिल्कुल संप्रेषण का, दृश्य का। तो वहाँ से भरत मुनि उसके बाद आए। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा और उसमें नृत्य, संगीत, सारा कुछ, अभिनय, सारा कुछ उसमें पिरोया जी। विदेशों में शेक्सपियर को लोग कहते हैं, लेकिन उसके भी पहले भरत मुनि हमारे यहाँ, हमारे देश में ये नाट्यशास्त्र आ गया था। और आपने ये कहा कि आज के दरमियान में ये एक समाज को बताने के लिए बहुत ही सशक्त माध्यम है और इसको बहुत आसानी से लोगों को इसके माध्यम से समझाया जा सकता है जी। और जहाँ तक डिटेरेशन का बात हुआ, आप मैंने पहले और बीच में ओपेरा, ये सब, ओपेरा तो एक आज का कंसेप्ट है और ये विदेशी कंसेप्ट है। बिहार में का जो लोकगीत होता था, या जो नौटंकी गांव में होती थी, या जो लौंडे का नाच होता था जी। यहाँ से शुरुआत हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये विलुप्त की ओर आ गया और हम लोग पारसी थिएटर की तरफ, हमारे सीनियर्स कलाकार पारसी थिएटर की तरफ आए। जो भी ऐतिहासिक नाटक है सब पारसी थिएटर से जुड़ा हुआ है। उसका डायलॉग डिलीवरी, ये सब पार्शियन स्टाइल में होता है। और अब तो मॉडर्न थिएटर आ गया है जी। इसमें कुछ कंसेप्ट बदल गया है और उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर वर्तमान की बात करें, रंगमंच की स्थिति के बारे में, रंगमंच से जुड़े लोगों के बारे में, तो जैसा कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं अर्थ की कमी है जिसके कारण लोग इससे दूर हो रहे हैं। अभी की जो वर्तमान में स्थिति है रंगमंच की, उसकी स्थिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा हम पीछे लेके जाएंगे। जी बिल्कुल। आपके सवाल से थोड़ा पीछे जाए, वो इसी से जुड़ा हुआ है। हाँ। पहले जब हम लोगों ने शुरुआत किया था 1973 से लेके शुरुआत की, उस समय दूरदर्शन नहीं आया था, ये ओपेरा नहीं आया था, डेली सीरियल्स ये सब नहीं आए थे। तो उस समय हम लोग अपने टिकट काउंटर हुआ करता था, उसमें डोनेशन पर 10 रुपया 5 रुपये पर टिकट बिकती थी। हम लोग रिहर्सल के बाद या रिहर्सल के पहले टीम बना के बाज़ार में जाते थे और एक एक दुकानदार से के पास जाते थे, एक पास उसके काउंटर पर रखते थे। वो स्वेच्छा से 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया जैसा हैसियत रहता तो वो हम लोगों को कंट्रीब्यूट करता था उस समय का। और आज ये स्थिति है कि टिकट का काउंटर बंद हो गया है
और जो भी नाटकें हो रही हैं आज, वो सब ग्रांड वाले नाटक हो रही हैं। ओके। अर्थ की पहले भी कमी थी और अर्थ की आज भी कमी है। ग्रांट मिलने के बाद भी कलाकारों में अर्थ की कमी है, जिसकी वजह से ये डाइवर्ट भी करते हैं कुछ कलाकार। भूखे भजन न होए गोपाला, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ले लो अपना कंठी माला। उसी तरह तो उस समय जो था कि जो भी खर्च होता था हॉल का, लाइट का, म्यूजिक पर, वो कम होता था। लेकिन जैसे जैसे कॉमर्शियलाइज होते गया, हॉल का भी रेट बढ़ गया, लाइट माइक का भी हो गया, तो आखिर कहाँ से करे आर्टिस्ट। जी बिल्कुल। और पहले तो लड़कियों की कमी थी, फीमेल आर्टिस्ट की बहुत कमी हुआ करती थी, हमने देखा है। तो उस समय फीमेल आर्टिस्ट जो एक इक्का दुक्का मिलती थी, तो उनको पैसा मिलता था, जो थोड़ा मोड़ा मिले, रिक्शा भाड़ा मिले और कुछ पारिश्रमिक मिले, लेकिन लड़के को नहीं मिलता था। नहीं मिलता था। और आज भी स्थिति है, लेकिन अब यह है कि ग्रांट है तो थोड़ा मोड़ा पैसा दे देते हैं। और बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो खास वजह रही है रंगमंच के, कह सकते हैं, पीछे होने की, क्योंकि आजीविका का संकट है लोगों के ऊपर। एकदम। क्योंकि शक्ति जी, आप कई वर्षों से इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो आज के क्षेत्र के जो युवा हैं या बच्चे हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, रंगमंच पर अपना अभिनय दिखाना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी बड़े कलाकार की बात करें, बॉलीवुड का अभिनेता हो या अभिनेत्री हो, कहीं ना कहीं वे रंगमंच से जुड़े हुए हैं, तभी वो उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। तो हमारे आज की जो यूथ हैं जो रंगमंच से जुड़ना चाहते हैं, थिएटर से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, रंगमंच से हमारे जो नए युवा आ रहे हैं, तो वो एक्चुअल वो ग्लैमर की वजह से आ रहे हैं। एक दो नाटक कर लेंगे, कुछ स्टिल्स आ जाएगा, कुछ वीडियो क्लिप्स उसका ले लेंगे, उसके बाद वो फिल्म में स्ट्रगल करने लगते हैं, बेस नहीं बनाते हैं। जल्दी में होते हैं, एक धैर्य की कमी है। हाँ, हाई स्पीड में वो बिल्कुल बिल्कुल रॉकेट की गति से वो ऊपर जाते हैं और वही वो गिरते हैं। ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज की जनरेशन की ये कमी है। हाँ। कि उनमें धैर्य की कमी है, वो धैर्य बहुत की, तेजी से एकदम। और बहुत कम वक्त में उन्हें सब कुछ हासिल करना होता है। जी। लेकिन ये है कि जो भी कलाकार, हम सभी से प्रार्थना करते हैं, जो भी इस विधा को एडॉप्ट करना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है, तो वो ईमानदारी से लगे, अपना समय दे, समझने का प्रयास करे और अपना बेस बनाए। सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, बिल्कुल। नहीं मिलने का तो सवाल ही नहीं है। एग्जैक्टली। ग्लैमर से जुड़ करके मत आइए, नहीं तो टूट जाएंगे आप। बिल्कुल। एक वक्त था शक्ति जी जब समाज में व्याप्त कुरीतियाँ या कई ऐसी बुराइयाँ जो सरकार को या आम जनता तक पहुँचानी होती थी, वो नाटकों के रूप में विमोचन किया जाता था, उन्हें दर्शाया जाता था। आपने बहुत सारे नाटकों में अभिनय किया होगा, कुछ खास नाटकों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी हम लोग बैंड मास्टर की टीम से जुड़े हुए हैं जी। अभी जस्ट कुछ दिन पहले पीछे वो हमारा ये शो बैंड मास्टर हुआ था कालिदास रंगालय में, और इसके डायरेक्टर रवि मिश्रा जी हैं, और उसमें हम हजरत मियाँ का काम करते हैं, एक्ट करते हैं। भगवान ने बहुत फुर्सत में हमको गढ़ा है, तो चेहरा जैसा बनाया है तो विलेन ही होगा। समझे ना? तो उसमें एक कैरेक्टर है हजरत मियाँ का, जो बैंड मास्टर नरसू मियाँ है, जो रवि मिश्रा जी करते हैं। वो अब बुजुर्ग हो चुके हैं, अब उनसे बजाने की वो ताकत नहीं है, लेकिन कला का बड़ा मर्मज्ञ है वो कैरेक्टर। कर्नेट जो आज ख़त्म हो गया है, उसका वो विशेषज्ञ है, और हजरत मियाँ उसका शागिर्द है, और उससे वो चाहता है कि अब इससे तो बजेगा नहीं, ये मास्टरी हम ले लें। तो इसमें एक डायलॉग है, उसको हम
सुनाना जी चाहेंगे। बिल्कुल। डायलॉग ये है कि मियाँ, अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है और ये जो करंट है इसको, तो बोला कि तुम बजाना पूरा जानते नहीं हो। तो वो कहता है कि हाँ, वो एक दस्तक पुत्र रखे हुआ था, वो शादी उदी नहीं किए थे नसरू मियाँ। एक सड़क पे जा रहे थे कहीं से, तो एक बच्चा रो रहा था छोटा, उसे गोद लिया। उसको ले आके के पोस पाल के बड़ा किए। बोला कि तुमने मुझे सिखाया नहीं, तुमने अली को सिखाया, मेरे साथ बेईमानी की। बोला कि नहीं, हम तो तुमको और अली में कोई है। तो कहता है कि हाँ, आज अपनी सारी कमाई उसको देना चाहते हो अय्यासी करने के लिए। बोला कि गाली मत दे। गाली नहीं मियाँ, असलियत है असलियत। सड़क से उठा कर लाए, पाल पोस कर बड़ा किया, तालीम दी, पर क्या सिला दिया उसने तुम्हें? आज अपनी सारी कमाई उसे देना चाहते हो अय्यासी करने के लिए। तब तक एक और जो उस बैंड मास्टर का एक कैरेक्टर, कर्मचारी हुसैन बोलता है, इनके दर्द को समझो हजरत। वो देखता है, दर्द तुझे होता है और मालिश हमारी पीठ पर करवाना चाहता है। इतनी ही फिक्र है इस बुड्ढे की, तो उठा अपनी पीठ पर लाद और फुट यहां से। कि रंगमंच एक ऐसा मंच है जिसका सहारा कई बार समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए, समाज को दर्पण दिखाने के लिए सरकार द्वारा शुरुआत किए गए कई योजनाओं के लिए किया गया है। तो ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो भारतीय रंगमंच की विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताएं। भारतीय रंगमंच की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो आम जनता, आम दर्शकों के साथ तुरंत इंटेंगल हो जाता है। अगर अच्छे कलाकार हैं तो दर्शक को लगता है कि उसके वो नहीं, ये मेरी कहानी बता रहा है, बिल्कुल मेरी कहानी दिखा रहा है, वो अपने आप को बड़ा नज़दीक कर लेता है। एक छोटी सी वो घटना ना कहिए, एक नाटक हमने किया था रामेश्वर सिंह कश्यप की लिखी हुई लोहा सिंह, जो कभी रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो का सिग्नेचर पहचान हुआ करता था। लोग शाम के समय 7, साढ़े 7 बजे रेडियो के सामने बैठ जाते थे लोहा सिंह नाटक को सुनने के लिए। तो वो रेडियो के लिए लिखे थे, लेकिन हमारे एक मित्र ने उसको ड्रामेटाइज करवाया और वो बहुत आसानी से, रामेश्वर सिंह कश्यप जी ने लोहा सिंह के माध्यम से बहुत आसानी से समाज के कुरीतियों को बहुत आसानी से दर्शकों के सामने परोस देते थे। तो इसमें जैसे अभी एक ज्वलंत है, काफ़ी चर्चा है पेपर में, न्यूज़पेपर में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में, सब जगह चल रहा है जनसंख्या विस्फोट जी। तो वो जो नाटक था आज से करीब 8 साल 9 साल पहले हमने किया था, उसमें लोहा सिंह का कैरेक्टर किया था और उसको कितनी खूबसूरती के साथ उस प्रॉब्लम को दर्शकों के सामने रखा था। उसमें 5 कैरेक्टर हैं, एक भगजोगनी है, एक बुलाकी है, एक फाटक बाबा है और एक खदेरन की मदर है। और लोहा सिंह एक्स मिलिट्री मैन थे जी। उनका जहन में रोम में मिलिट्री घुसा हुआ था। तो वो नाराज़ थे बुलाकी से, क्योंकि बुलाकी वो निकल रहे थे और बुलाकी टोक दिया था कि हमार ब्याह ना हुई पाहुन। तो गुस्सा के देखते हैं, देख के बोलते हैं होगा ज़रूर होगा, लेकिन तुमको तो कोई लड़की देखती है तब भाग जाती है।
कह के काहे पाहू, अरे तुम्हारा नकबोल से तो हमेशा चिमनी के तरह धुएं निकलते रहता है। वो समझ गए कि क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनके ससुराल का था तो मजाक भी करते थे, लेकिन डांटते हुए ये मजाक करते। तो बोलता है कि अब पाहुन हम तो दिन में, सावन का महीना है इसलिए ये चर्चा कर रहे हैं, हम तो दिन में 3 बार शिव के भोग लगाई ले, मैंने भोग लगाई ले, तब तक फाटक बाबा आ जाते हैं। बानी मलिकार जे बासे के बीच के बगल के कोना से बोले आइए फाटक बाबा उनके मित्र थे, आइए फाटक बाबा। काहे मलिकार, काहे गुस्साइल बनी? तो बोलते हैं कि बताइए। ये कहता है कि हमारा हार में हल्दी नहीं लगेगा। अरे इसको लगेगा, हल्दी के साथ चुन्नो लगेगा। तब तक खदेरन की मदद आती है और फाटक बाबा बात को बदलने के लिए कहते क्या है, ये मलिकार ये जो काबुल के मोर्चा पर जे जनरल सब जे जनावर के मेला लगौले रहन, ओकर कहानियाँ कही ना। वो कहानी सुनिएगा फाटक बाबा, तो लीजिए सुनाते हैं। एक बार काबुल के मोर्चा पर जनरल सब जनावर का मेला लगाया और उसमें एक हाई क्वालिटी का सांड ला के रख दिया और टिकस काटने का काम हमको दे दिया। हम टिकस काटने लगे। इसी बीच एक आदमी आया, बोला कि लोहा सिंह, हम हैं, हमारी बीबी है, हमारा 10 को बच्चा है, हम लोग भी जानवर का बिल देखने लगे। हम तुरंत अटेंशन के मुद्रा में हो गया और खड़ा होके बोला कि ठीक है, जल्दी हाली ढुको। काहे कि अब साढ़ को तुम लोग का देखेगा, अब तो साढ़े ना तुमको देखेगा, जनसंख्या विस्फोट पता। बिल्कुल। तो इस तरह का एक हंसी संदेश मजाक को, के रूप में, हाँ, संदेश को जनमानस तक पहुंचाने के ये लिए सबसे कि भाई बड़ा आप कार्य अपने परिवार को सीमित रखिए। जी। तो इस तरह का है। और जहाँ तक इतिहास की बात कही थी, तो एक हमने प्ले यहाँ किया था, इन्फो ड्रामा, ओके, अस्थि कलश। जी। उसमें वैशाली में खुदाई जो हुआ था, उसमें जो बुद्ध का अस्थि निकला था, तो अल्टेकर का काम हमने किया था, जो उस खुदाई का इंचार्ज था। और वेनसांग के डिस्क्रिप्शन से, उस चीनी यात्री था, पैदल चल कर आया था, वो जो जगह को ऐसी किया था, लेकिन दिशा उषा नहीं, दूरी उरी नाप करके उसने अपनी किताब में लिखा था, सुरुचि में, यहाँ तक याद है, सुरुचि में उसका वर्णन है। तो वो खुदाई करवाने लगे अल्टेकर साहब अपने टीम के साथ, और खुदाई करा, वहाँ मिल गया वैशाली में बुद्ध का अस्थि कलश, जो आज भी पटना म्यूजियम में रखा हुआ है। उसका एक लास्ट डायलॉग हम सुनाते हैं। इतिहास की जब बात हुई थी जी, उस पर जी। कैसे इतिहास को आसानी से परोसा जा सकता है, इस संदर्भ में लगभग 483 ईसा पूर्व में बुद्ध के अस्थि शेष पर जिन स्तूपों का निर्माण हुआ, उनमें से एक लिच्छियों के द्वारा वैशाली में बनाया गया बुद्ध का शरीर स्तूप भी था, जो सदियों तक बजीगर राज्य में एक सर्वाधिक पूज्य और पवित्र स्थल के रूप में प्रमाणित था। जैसे जैसे भारत में बौद्ध धर्म का पतन हुआ, वैसे वैसे लोग इसे भूलते चले गए, और ये अतीत की परतों में खो सा गया। आज फिर से आपने इस पुण्य कार्य को काल के कठोर आवरण से मुक्त किया है। ये कोई संयोग नहीं, ये नियति है। तो इतिहास को बिल्कुल, भी, इतिहास को वर्तमान में कैसे परोसना है, आज के, हाँ, आज के लोगों को, न्यू जनरेशन को ये बताने का। बिल्कुल। शक्ति जी, 50 वर्षों का अनुभव रहा है आपका, इस क्षेत्र से जुड़े हैं। जो लोग इस क्षेत्र से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए संक्षिप्त में क्या संदेश देना चाहेंगे? संक्षिप्त में ये संदेश देंगे, सबसे पहले
उनके पेरेंट्स को, उनके गार्जियन को देंगे कि आप अपने बच्चों के टेस्ट को समझिए। जैसे हमारे पिताजी हमको साइंस पढ़ाए, हमको आर्ट लाइन में मन लगता था तो हम आर्ट लाइन में आ गए। उस तरह बच्चे को परखिए, समझिए कि उसका टेस्ट क्या है और उसको उस लाइन में भी बिल्कुल बिल्कुल प्रमोट कीजिए। जी बिल्कुल। दूसरी बात कि जो भी कीजिए मेहनत से कीजिए। आज भी हमारे रवि मिश्रा कई बार ये बैंड मास्टर हो चुका है, लेकिन आज भी 10 से 15 दिन हम लोग रिहर्सल करते हैं। बिल्कुल, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बहुत ज़रूरी है। शक्ति जी, रंगमंच से जुड़ी इतनी सारी विस्तृत जानकारियाँ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बिहार बिहान की पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद, शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने मंच पर हमको दिया ताकि हम दर्शकों से रूबरू हो सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सबको सावन की शुभकामना। जी बिल्कुल। दर्शकों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा? आपके अनुभव, आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो उठाइए कागज़ और कलम, नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।